नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप सभी का मुद्दे की बात में स्वागत है। एक बार फिर से देश के दिल मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत का व्यापम जैसा ही घोटाला नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे व्यापम 2.0 कह रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। असल में हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि नर्सिंग घोटाला क्या है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले का सच सबसे पहले साल 2020 में आया। शिकायत करने पर पता चला कि कई कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता दी गई थी। स्टेट नर्सिंग काउंसिल की ओर से कॉलेजों को मान्यता दी गई। कई फर्जी कॉलेज सामने आए जो किसी भी अस्पताल से जुड़े नहीं थे। बिना किसी प्रकार के प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल की डिग्रियां बांटी गई। 2020-21 में नर्सिंग काउंसिल के रिकॉर्ड्स में एक महिला प्रिंसिपल का नाम सामने आया जो 8 कॉलेजों में एक साथ प्रिंसिपल थी। इसी तरह विष्णु कुमार स्वर्णकार जो कि 15 नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल बताया गया। इतना ही नहीं, विष्णु कुमार स्वर्णकार जो कि 22 प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर भी बता दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई। 2022 में मध्य प्रदेश के 55 नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी मिली। इसी मामले की जांच करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद मध्य प्रदेश के करीब 600 कॉलेजों की जांच के लिए सीबीआई की अलग अलग टीमें बनाई गई। जांच के दौरान 3 अलग अलग कैटेगरी में कॉलेज मिले। 169 कॉलेजों को सूटेबल, 74 को डिफिशिएंट और 65 कॉलेजों को अनसूटेबल की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन असली खेला तब शुरू हुआ जब पता चला कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में सीबीआई के अधिकारी भी शामिल हैं। सीबीआई के हर कॉलेजों में 2 साल से लेकर 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक बांध दिए गए। हालांकि जब इस बात का भांडाफोड़ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीबीआई ने जिन कॉलेजों को क्लीन चिट दी है वो क्लीन चिट के लायक हैं, कह नहीं सकते। पूरा मामला क्या है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी बारियों में जाएंगे क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में चाहे सीबीआई के अधिकारी हों, सीबीआई के लोग हों, या फिर इस पूरे मामले में सत्ता से जुड़े लोग हों, या इस पूरे मामले में विभाग का अधिकारी हो, या फिर बात मंत्री की भी हो, सब तक ये आंच पहुंचेगी। पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में क्या सख्त रुख अपनाया है, उसे सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सबके फंक्शन है और हम सब कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट के जुडिक्शन के आधार पर सीबीआई की जांच चल रही है। जो सीबीआई की जांच में वो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको आगे रखते हुए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये आश्वासन पूरा दे सकता हूं, किसी भी हालत में जो कोर्ट कहेगी या सीबीआई कहेगी, हमारी भूमिका 100% उसके साथ खड़े होने की रहेगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो सीबीआई कहेगी, क्योंकि सीबीआई और कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है। सीबीआई जांच करने के बाद तमाम तथ्यों को कोर्ट में पेश कर चुकी है और कोर्ट जैसी जिक्र करेगा, कोर्ट जैसे निर्देश देगा, हम उन निर्देशों का पालन करेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह संकेत दे दिए हैं कि चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो या फिर बड़ा नेता हो, कोई भी नहीं बच पाएगा, विभाग का आदमी हो या फिर मंत्री हो। संकेत साफ है। और आप देखिए, यह व्यापम जैसा बड़ा कांड है। आंखों के सामने मक्खी नहीं निकली जाती है, लेकिन सब कुछ देखते हुए मध्य प्रदेश का जो सिस्टम रहा है पिछले 18 साल का, उसने बहुत सारी ऐसी मक्खियों को निगल लिया है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के समन्वयक हैं एनएसयूआई के मेडिकल विंग के, इनका नाम है रवि परमार। ये इस पूरे को मामले को लेकर सामने लाए हैं। इसके साथ साथ हम चलेंगे विष्णु, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं नर्सिंग छात्र संगठन के, विष्णु पांडे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम इसकी बारीकियों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या और व्यापम से ये कितना मिलता जुलता है। आप भी जानना चाहेंगे, सभी लोग जानना चाहेंगे कि ये घोटाला है क्या, इसमें हुआ क्या क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं परमार, रवि परमार। रवि परमार, जरा इसकी तासीर बताएं इस घोटाले की, कि आखिर ये है क्या, कितने छात्र प्रभावित हैं, कितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और नीचे से ऊपर तक कौन कौन की सहमति इसमें, जरा बताइए।
देखिए पूरा मध्य प्रदेश में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ हो, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो नर्सिंग स्टाफ रहता है, जो अस्पताल में पूरे समय मरीजों की देखभाल करता है, उसको ट्रेनिंग दिए जाने के लिए फर्जी नर्सिंग कॉलेजों जिनके पास अस्पताल नहीं था, उन कॉलेजों को सरकार ने मान्यता दे दी थी। तो मतलब सीधा सीधा एक तो मानव जीवन के साथ खिलवाड़ था। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 2021 के बाद से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की बाढ़ आ गई थी। 219 नए कॉलेज खोल दिए थे। देश में पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश में एक साथ 219 कॉलेज नए खोल दिए होगा, जबकि कई प्रदेशों में 219 कॉलेज तक नहीं है, 150 कॉलेज है। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ क्यों बनी? क्योंकि फर्जी नर्सिंग कॉलेज 4 कमरों की दुकान में चलने वाले कॉलेजों को मान्यता दे दी, वहीं स्कूल में चलने वाले कॉलेजों को मान्यता दे दी। मतलब जिनके पास खुद का अस्पताल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, उन कॉलेजों को मान्यता दे दी गई सिर्फ चंद रुपयों की रिश्वत के तौर पर। और जिस तरह से देखा तो 1 लाख से ज्यादा नर्सिंग के छात्र छात्राएं इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में देखा कि सीबीआई के अधिकारी भी इस पूरे नर्सिंग फर्जीवाड़े में लिप्त हुए, और इसकी शिकायत हमने 15 अप्रैल को की थी सीबीआई के आला अधिकारियों की कि मध्य प्रदेश में जो सीबीआई नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। और उसी के आधार पर दिल्ली सीबीआई ने एक अपनी टीम का गठन किया। उसके आधार पर 18 मई को एक एफआईआर दर्ज की गई 23 लोगों पर। उसमें से 19 तारीख को 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी 9 लोगों को उसमें से जेल भेजा जा चुका है। वहीं जो बाकी अन्य आरोपी हैं 4, वो अभी सीबीआई की कस्टडी में है। उनको रवि मुझे एक बात बताओ, रवि आप मुझे एक बात बताएं, मुझे जरा ये बताइए कि इस घोटाले में हुआ क्या, पॉइंट्स बताइए। जैसे कि अभी हम उदाहरण कर रहे थे कि एक व्यक्ति 8 कॉलेजों में प्रिंसिपल है, एक व्यक्ति कई कॉलेज में प्रिंसिपल भी है, लेक्चरर भी है, प्रोफेसर भी है। जरा इस घोटाले की बारीकी पॉइंट वाइज बताइए क्या है। देखिए बिल्कुल, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप बता रहे थे वो फैकल्टी वाला पॉइंट है। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में जैसे किसी 4 कमरे में नियम है 23,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग होना चाहिए कॉलेज खोलने के लिए, वहीं खुद का अस्पताल होना चाहिए, अनुबंधित अस्पताल होना चाहिए 100 बेड का। इन कॉलेजों के पास ना तो अस्पताल थे, ना ही खुद की बिल्डिंग थी, सिर्फ किराए की बिल्डिंग में 4 कमरे किराए पे ले लिए थे, 2 कमरे में दुकान चलाते थे, 2 कमरों में नर्सिंग कॉलेज चलाते थे। इस तरह से ये फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। और इन कॉलेजों को मान्यता देने वाले, फिजिकल इंस्पेक्शन करने वाले लोगों ने भी इन कॉलेजों को मतलब मान्यता दे दी। बहुत बड़ी बात थी कि 4 कमरों में चलने वाले नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। वहीं इनमें सबसे ज्यादा मामला हुआ फर्जी फैकल्टी का। एक फैकल्टी 10-10 जगह काम करती दिखाई गई, वो भी सिर्फ कागजों में। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी तक 285 नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें 1600 से ज्यादा माइग्रेट फैकल्टी है, मतलब अन्य राज्यों की फैकल्टियों के दस्तावेज लगा रखे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में। मध्य प्रदेश में कॉलेजों में फैकल्टियों में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जिस तरह से हमने देखा तो इसकी भी हमने शिकायत की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के 19 नर्सिंग कॉलेजों की 1 साल पहले मान्यता निरस्त कर दी गई थी। लेकिन मान्यता निरस्त करना समाधान नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि कोई दोबारा दुस्साहस नहीं करे ऐसा फर्जीवाड़ा करने का। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो फर्जीवाड़ा हुआ उससे मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं आज सफर कर रहे हैं। और ये सिर्फ तो सरकार की गलती है। सरकार समय पे ध्यान देती तो ये फर्जीवाड़े पे रोक लग सकती थी, लेकिन सरकार तब जाग रही है जब दिल्ली सीबीआई इसमें कार्रवाई कर चुकी है। दिल्ली सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार। ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन के विष्णु पांडे मौजूद हैं। विष्णु पांडे साहब, वैसे कहा जाए जो पिछला 18 साल गुजरा है, 19 साल गुजरा है, अगर घोटालों की बात की जाए, भ्रष्टाचार की बात की हो, गिनना अगर आप शुरू करेंगे, शायद ही ऐसा कोई विभाग बचेगा जिसमें भयानक भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें भयानक कमीशन का खेल ना हो। नीचे से लेकर छोटा कर्मचारी से लेकर अधिकारी से लेकर और ऊपर बैठे सब लोग इन्वॉल्व हैं। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और आगे भी धीरे धीरे बहुत सारी परतें खुलेंगी। लेकिन विष्णु, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको एडमिशन मिल गया, एडमिशन मिलने के बाद उन्होंने कोर्स कर लिया, बहुत सारे लोग कई अस्पताल में नौकरी भी कर रहे होंगे। छात्र संगठन के नेता होने के नाते आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि ये नर्सिंग का जो घोटाला है ये आज से नहीं चल रहा, ये कम से कम 15-16 साल से चल रहा है। जब मैंने 2008 में एडमिशन लिया था, जब भी दलालों द्वारा बच्चों को कैप्चर करके लाया जाता था। आज भी जो ग्वालियर में कॉलेज है, ये इसकी जो जननी है घोटाले की वो ग्वालियर है। अच्छा। पूरे मध्य प्रदेश में जितने कॉलेज नहीं है उससे ज्यादा कॉलेज ग्वालियर में।
और जी जितने भी दलाल पकड़े गए हैं इनकी उत्पत्ति भी ग्वालियर से हुई। अच्छा। पर मूलतः ये ग्वालियर के रहने वाले नहीं, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्वालियर में आके आए थे पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते ये बंदे दलाल। इनने सबसे पहले एडमिशन की दलाली करना शुरू करी। ये इतने राजस्थान से जाते थे, गरीब बच्चों को बहला फुसला के वहां से एडमिशन लेके आते थे और यहाँ पे एक बच्चे पर 35 से लेकर 40,000 कमीशन था। जिस प्रकार से इनके एडमिशनों के बाद पैसा आने लगा तो इनकी भूख बढ़ती गई। उसके बाद फिर इनने फर्जी कॉलेज खुलवाना शुरू किया। इसमें इन्होंने लोकल पॉलिटिकल लोगों को अपने साथ लिया जिनके संरक्षण में इन्होंने काम किया। 2008 में तो ये बहुत कम थे, पर जैसे 2008 से 12 आया, 12 के बाद यहाँ के ग्वालियर के इतने पॉलिटिकल नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक बच्चे की फीस बीएससी नर्सिंग की 2.5 से 3 लाख रुपए होती है और एमएससी नर्सिंग की 3 से 5 लाख रुपए होती है। अब इसमें फर्जीवाड़ा ये है कि जितने बच्चे होते हैं ये हवा में होते हैं। जिस प्रकार कॉलेज हवा में होते हैं ऐसे बच्चे हवा में होते हैं। ये बच्चे कहीं काम कर रहे होते हैं दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली, राजस्थान, बॉम्बे, यूपी, केरल, पर ये वहां से एडमिशन को उनसे कॉलेज वालों और स्कूल वालों से इनका हो जाता है हिसाब किताब और ये हवा में आके एडमिशन ले लेते हैं। सिर्फ ये बच्चे एग्जाम देने आते हैं। अच्छा। इस चीज को हम पिछले 5 साल से उठा रहे हैं कि अगर कोई नर्सिंग करने आया है और उसने नर्सिंग की प्रैक्टिस नहीं करी तो वो मरीजों का इलाज क्या करेगा। जब उसने सिरिंज नहीं पकड़ी तो वो इंजेक्शन क्या लगा। इस बात की जब हमने आवाज उठाई हम पिछले 5-7 साल से आंदोलन के तहत, घेराव के तहत, ज्ञापन के तहत, विधानसभा घेराव तक हमने किया। जब जाके एक नियम बनाया इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कि जो भी हॉस्पिटल खोलेगा, जो भी नर्सिंग कॉलेज खोलेगा उसको 100 बेड का हॉस्पिटल अलाउड करना, जब तक ये कॉलेज नहीं चलेगा। उससे एफिलिएशन होना चाहिए, उससे अटैच होना चाहिए। अभी तक क्या करते थे ये लोग, पर दलालों ने इसका भी रास्ता निकाला। अच्छा। उन्होंने ग्वालियर की कुछ प्राइवेट कॉलेज को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को पैसा देके उनसे लिखा पढ़ी करा के बता दिया कि हमारे पे यहाँ से अटैच हो गया। उन्होंने उसका रास्ता निकाला। पर जब 2018 की कोरोना की महामारी आई, तब हमको संभाई कमिश्नर ने नर्सिंग छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया और हमको उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज हैं कम से कम 130 से 160, तो 160 ने हॉस्पिटल भी अलाउड कर दिए सीएमएसओ ने। तो जब 160 हॉस्पिटल हैं और छोटे मोटे बढ़ा के 300-400 हॉस्पिटल हैं तो मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश के पेशेंट यहीं आ जाएंगे, समा जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। पर जब निरीक्षण किया गया तो ना तो कॉलेज था, ना अस्पताल था, ना डॉक्टर था, ना नर्स थी, ना कुछ था। तब इसकी पोल खुली और मतलब ये पूरी खोल खुली कोरोना में, जब प्रशासन ने देखा कि भाई कोरोना में हमको स्टाफ की जरूरत है, तो ना स्टाफ था, ना कॉलेज था, ना नर्सिंग कॉलेज था, ना उनसे अटैच थे, और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। एक्चुअली मैं इसमें बात बताऊं, मैं संभाई कमिश्नर से काम के लिए गया था, तब वो बड़े परेशान थे कोविड को लेकर क्योंकि बेडों की बड़ी महामारी थी। तब उन्होंने हमसे बोला कि ना आपके नर्सिंग कॉलेजों में इतनी व्यवस्था तो हॉस्पिटलों की होंगी कि हम अपने पेशेंट को क्वारंटाइन तो कर ही सकते हैं। सीएमएचओ से लिस्ट मंगाई थी, सीएमएचओ से लिस्ट रजिस्टर्ड थी, 200-250 हॉस्पिटल खुले हुए थे, हर हॉस्पिटल 100 बेड का था और 200 into 100 बेड कितने हो गए। उसके बाद जब उन्होंने वहां पेशेंट भेजे तो ना पलंग था, ना अस्पताल था, तब इसकी पोल खुली। उसके बाद में हाईकोर्ट में याचिका लगी, सीबीआई जांच के लिए भेजा गया। अब सीबीआई जांच के लिए जब भेजा गया तो हर आदमी सोचता है कि सीबीआई से ज्यादा निष्पक्ष जांच तो कोई करेगा ही नहीं क्योंकि सेंटर की वो है, पर वो दलाल इतने सक्रिय हैं कि उन्होंने सीबीआई के लोगों भी घेर लिया। हाँ, सीबीआई के अधिकारी ये कर दिया। नर्सिंग के बारे में लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है और जागरूकता भी नहीं है। ये नर्सिंग का पूरा खुलासा हो तो मध्य प्रदेश का नहीं इंडिया का सबसे बड़ा कांड निकलेगा। क्या निकलेगा? और अभी तो इससे छोटी क्या निकलेगा? इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। और अभी तो छोटी छोटी मछलियां हैं। अभी इसकी जो मेन मछलियां हैं, जो सफेद पोस्ट लोग हैं जिनके संरक्षण में जो लोग चला रहे हैं, उनका तो अभी कहीं पता ही नहीं है। अगर इस पे निष्पक्ष जांच हो, अभी हमने कल गृह मंत्रालय को एक लेटर भी लिखा है कि इसकी कमेटी बनाई जाए, उसकी जांच की जाए। क्या प्रदेश के गृह मंत्रालय को लिखा या केंद्र के गृह मंत्रालय को लिखा? केंद्र के गृह मंत्रालय, कोई प्रदेश के गृह मंत्रालय को लिखा कि कहीं ना कहीं इसमें एमएलए, विधायक और सांसद सब इन्वॉल्व है। हाँ।
एक नर्सिंग कॉलेज अगर चलता है तो सालों में करोड़ों रुपए छोड़ता है, तो सारे लोग कहीं ना कहीं बने। तो हमने अब देश के गृह मंत्रालय को हमने लेटर लिखा है परसों और उनसे यही आग्रह किया। ये बड़ा सवाल है। रवि परमार मेरे साथ मौजूद है। रवि, आपने भी इसका अध्ययन किया है और विष्णु पांडे ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला खुलासा है, और वो कह रहे हैं कि अभी नहीं, 2019 में ये पूरा खुलासा हुआ, अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से लिया। वहां के जो सीएमएचओ हैं या फिर जो संभागीय कमिश्नर हैं, कमिश्नर संभागीय कौन थे उस समय विष्णु? शायद शर्मा जी थे, बीके शर्मा थे, बीएम शर्मा। बीएम शर्मा। तो मैं अब ये बात कहना चाह रहा हूं रवि कि जैसा इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि इसमें कई सारे सफेद पोश नजर आएंगे, और अगर किसी भी नर्सिंग कॉलेज की जो फाइल होती है वो तो नीचे से लेके ऊपर तक जाती है, मंत्री के पास भी जाती होगी, मतलब जो सीएमएचओ है वो रिकमेंड करता होगा, उसके बाद फिर विभाग में जाती होगी, विभाग में कोई डिप्टी सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर प्रमुख सचिव, और उसके बाद मंत्री तक ये फाइल जाती है क्या? वो भी इसको अप्रूव करते हैं क्या? जी। देखिए, इसमें जो पूरा प्रोसेस रहता है वो मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रहता है, और सीएमएचओ अस्पताल की मान्यता देता है। सीएमएचओ के हाथ में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता का काम नहीं रहता। नर्सिंग काउंसिल के लिए आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का फॉर्म भरना होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल इसमें एक टीम गठित करती है और वो टीम जाकर निरीक्षण करती है कॉलेज का। उसके बाद इसको मान्यता देने के लिए जो चिकित्सा शिक्षा विभाग रहता है वो एक बैठक बुलाता है, और उस बैठक में सारे कॉलेजों की जो निरीक्षण रिपोर्ट है वो रखी जाती है और इस पर चर्चा होती है। इसमें नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष, नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी रहते हैं, वो उसमें चर्चा करते हैं और उसके बाद ही इसकी मान्यता की प्रोसेस आगे बढ़ती है। वहीं उसके बाद इसमें एक मेडिकल विश्वविद्यालय से भी सम्मानता लेना पड़ती है, क्योंकि शैक्षणिक जो कार्य है वो मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है। तो मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए भी आपको अलग से एक फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, और उसकी फीस भरना पड़ती है। उसके बाद मेडिकल विश्वविद्यालय भी टीम बनाती है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि दो विभाग, एक नर्सिंग काउंसिल, एक मेडिकल विश्वविद्यालय, दो संस्था एक कॉलेज का निरीक्षण करती है, और दोनों उसकी कमियां नहीं, मतलब दोनों लीपापोती में लगी है खुले तौर पे, और मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जिस तरह से बात 2019 में सामने नहीं आई थी, ये बात आई थी, कोविड ही 2020 में आया, 2019 में तो कोविड भी नहीं था, 2020 में कोविड आया और मार्च से बाद आया था। 18 में 2020 में कोविड आया था, 18 में कोविड नहीं आया था। तो पहली जब लहर आई थी उसके बाद की बात 2020 में आई थी पहली लहर। 2020 में पहली लहर आई थी, और मतलब दिसंबर 2020 और 2021 में सेकेंड वेव का प्रकोप चल रहा था पूरे देश में, और उस दौरान ये पूरा मामला आया था। हमने मुख्यमंत्री को उस टाइम पत्र भी लिखा था कि मध्य प्रदेश के जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में बेड है, उनके अस्पतालों के बेड है, उनके जो स्टाफ है, उनको इसमें कार्य में लिया जाए कि वो कोरोना के उसमें पूरा योगदान दे, अपने अस्पतालों को बेड दें और उनको आरक्षित किया जाए। लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये बेड ही नहीं थे, और जिस तरह से फिर उसके बाद ये मामले लगातार हम खोलते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश की सरकार सोती रही। किस मुख्यमंत्री को और किस मंत्री को चिट्ठी लिखी? देखिए, उस टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, उनको हमने उस टाइम चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद हमने 2021 में मध्य प्रदेश में जब फर्जी रजिस्ट्रार बनाई गई है, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के लिए मंत्री द्वारा एक फर्जी रजिस्ट्रार को बनाया गया, तो हमने उस रजिस्ट्रार के खिलाफ पूरी शिकायतों के साथ में शिकायत की थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 9 महीने बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अयोग्य है, इसको कैसे रजिस्ट्रार बना सकते हैं। उसके बाद उस रजिस्ट्रार पर कार्रवाई हुई, तो मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही थी। और जिस तरह से हमने इसकी फिर क्या आपने मंत्री, उस समय मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन थे, और क्या आपने मंत्री, जो भी मंत्री थे, उन मंत्री को इस बात की जानकारी दी? देखिए, निश्चित तौर पर मंत्री को जानकारी थी, हमने मुख्यमंत्री तक भी ये जानकारी पहुंचाई थी, और हमने 2020 में नर्सिंग काउंसिल का घेराव किया पूरे मामले को लेकर। 2023 में हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव किया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि हम पे मुकदमे दर्ज कर दिए, हमें जेल भेज दिया। और उसके बाद ये ग्वालियर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच करके जबलपुर हाईकोर्ट को एक
जनवरी 2024 में रिपोर्ट सौंप दी। अब रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट 308 नर्सिंग कॉलेजों की सौंपी थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि सीबीआई ने 3 कैटेगरी में कॉलेजों को बांटा हुआ था। 169 कॉलेज सुटेबल कैटेगरी में रखे गए थे और 73 कॉलेज डिफिशिएंसी में रखे गए थे और अनसुटेबल में 66 कॉलेजेस रखे गए थे। जब हमने वो रिपोर्ट देखी और उसका पूरा रिव्यू किया तो रिपोर्ट में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल, भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल, जबलपुर का सबसे बड़ा, ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल, जो जिन पे प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, उन कॉलेजों में सीबीआई ने कमियां बताई। वहीं जिनके पास धरातल पे बिल्डिंग नहीं है, जो स्कूल में अपना कॉलेज चलाते हैं, जो 4 कमरे की दुकान में कॉलेज चलाते हैं, उनको सीबीआई ने सुटेबल बता दिया। तो फिर हमने इसकी एक 15 अप्रैल को एक पूरी शिकायत बनाई और पूरे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में वो तो आपने सीबीआई को शिकायत की और आखिर क्यों इन लोगों को क्लीन चिट दे दी थी वो तो पता ही चल गया कि 2 से लेकर 10 लाख रुपए हर महीना इन्होंने फीस बांधी थी। विष्णु कुछ कहना चाह रहे थे, विष्णु बताएं आप। बिल्कुल, मैं थोड़ा आपका ध्यान कर रहा हूँ। ये 2018 की जब की बात है, जब कमलनाथ जी की सरकार थी। हम लोग 15 दिन के धरने पर फुलबाग मैदान में बैठे थे। उस समय 135 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता हमें रख लाई थी। हमें कमलनाथ जी ने भोपाल बुलाया था, जब माननीय विधायक मुन्ना लाल गोयल जी के साथ हम वहां पे गए थे। उस समय से ये घोटाले का खुलासा हुआ। हमने पूरी रिपोर्ट और पूरी बुकलेट कमलनाथ जी को दी। उस समय उन्हें 135 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के सबसे पहले आदेश किए गए, पर बिचौलिया और दलालों की साठगांठ से वो पूरी जांच को आनंद फानंद में खत्म कर दिया गया। और ऐसे पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। और जैसा कि रवि बता रहे हैं कि अगर 15 अप्रैल को ये चिट्ठी सीबीआई को नहीं भेजते और सीबीआई इस पर एक टीम नहीं बनाती, सीबीआई इस पर जांच नहीं करती और सीबीआई अपने ही अधिकारियों को अगर नहीं ट्रैप करती तो शायद इतने बड़े घोटाले का पता नहीं चलता। बड़े दुख की बात है। व्यापम हम सब ने देखा और ये जो इंस्पेक्टर महोदय सीबीआई के, ये इंस्पेक्टर महोदय वो हैं जो व्यापम के कई मामलों की जांच भी कर रहे थे। यानी इस कांड में इन्होंने ये जो कांड किया है तो व्यापम में भी कांड किया होगा। एक भी सफेद पोश, एक भी मंत्री, एक भी सांसद और एक भी मुख्यमंत्री ना व्यापम में आरोपी बनाया गया और न इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। और सबकी धुरी एक ही है, सत्ता में बैठे सफेद पोश। छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन उम्मीद हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से करेंगे कि इस मामले की जड़ तक जाएं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब तक माफिया खत्म नहीं होगा, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो अन्य माफिया हो, शराब माफिया हो, अवैध उत्खनन माफिया हो, खाद्य माफिया हो, मध्य प्रदेश में माफिया पनप रहा है। और जब तक ये माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक संक्षेप में कुछ बात कहना चाह रहे हैं, छोटी सी बात में खत्म कर दे विष्णु जी। और लोग जांच करें, पर इन सब छात्रों का नुकसान हमेशा हुआ है। 2019 से कोई छात्र के एग्जाम नहीं हुए, कोई उनकी पढ़ाई नहीं हुई। गरीब बच्चे हैं, कहां से वो ये कोर्स करेंगे, कहां से वो पढ़ाई करेंगे। इस समस्या के साथ जूझते आज वो एग्जाम भी दे रहे हैं, पर उस एग्जाम को भी वो नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव में है। 66,000 बच्चे। सरकारें बात तो रोजगार देने की करती हैं कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 66,000 बच्चे, उनका भविष्य अधर में है। और जो पीबी है, जो एग्जाम कराती है, उसने देरी कर दी और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब वो कहां जाएं? इधर भी कुआं और इधर भी खाई। आज भी मानसिक तनाव में एग्जाम दे रहे हैं। मानसिक तनाव में एग्जाम दे रहे हैं और सरकार चुनाव में व्यस्त है। सरकारें बन जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, लेकिन इनका भविष्य अगर एक बार बिगड़ गया तो इनकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। और इनमें से न जाने कितने लोग हैं जो अपने साथ कुछ बुरा कर बैठेंगे और सरकार घड़ियाली आंसू बहाएगी, श्रद्धांजलि देगी और चुपचाप फिर अपनी राजनीति में लग जाएगी। इस पूरे मामले पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। हम शुक्रिया करेंगे रवि का और शुक्रिया करेंगे विष्णु का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।